गैंग वॉर की कहानी तो आपने खूब सुनी होगी। दाऊद और छोटा राजन की कहानी, तो कभी यूपी में मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच की दुश्मनी की कहानी। मैंने ही आपको गैंग ऑफ गोरखपुर में देश के पहले बाहुबली हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच चली गैंग वॉर की कहानी भी सुनाई है, जिसने एक या दो नहीं बल्कि मुख्तार और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे कई बड़े नामी क्रिमिनल को पैदा किया। आपने दाऊद और अरुण गवली यानी मुंबई के डैडी के बीच चले गैंग वॉर के बारे में भी हमारे चैनल पर सुना होगा, और बिहार के ब्रिज बिहारी प्रसाद और मुन्ना शुक्ला के बीच की वो गैंग वॉर जिसमें राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई, वो कहानी भी सुनी होगी। तो सवाल ये है कि आखिर इनमें से सबसे बड़ा गैंग वॉर कौन सा था, किस में सबसे ज्यादा खून बहा, किस में सबसे ज्यादा लोग मरे, और कौन सा गैंग वॉर था जो सबसे ज्यादा समय तक चला। आखिर इनमें से सबसे बड़ा गैंग वॉर कौन सा था? अरे रुकिए रुकिए, एक और नाम तो मैं भूल ही गया। लॉरेंस और कौशल चौधरी के बीच में भी तो एक गैंग वॉर चल रही है, जिसमें सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई। तो गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव की भोंडसी जिले में बैठे कौशल चौधरी ने बदला लेने का ऐलान किया था, और उसके गुर्गे पवन शौकीन ने गोली भी चलवाई थी। तो फिर इनमें से सबसे बड़ा गैंग वॉर कौन सा है? आपको क्या लगता है? इसलिए आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूं जो अदालतों की फाइलों, पुलिस की डायरी और माफिया की खामोशी में छुपे थे। कहानी उन घटनाओं की जो सिर्फ एक गैंग वार नहीं, उन गैंग को खत्म करने के खिलाफ पुलिस की लड़ाई भी है। तो आज आप जानेंगे भारत के उन सबसे बड़े गैंग वार की कहानी और उनके खिलाफ जंग करते हुए पुलिस की भी कहानी, जो मुंबई से लेकर यूपी बिहार तक फैला हुआ है। इसलिए आज पंचम प्रकाश की कहानी में एक सेकंड भी आप मिस मत कीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए इस कहानी में मेरे साथ अंत तक। भारत में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि गैंग की शुरुआत कब हुई, इसके बारे में ठीक कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन गैंगबाजी के बारे में सबसे ज्यादा मुंबई से सुनने को मिलता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक फिल्मों में भी और असल जिंदगी में भी। लेकिन मुंबई में असल गैंगवार की लड़ाई कैसे शुरू हुई, इसकी कई कहानियां आपने सुनी होंगी कि स्मगलिंग के धंधे को लेकर काफी कुछ शुरू हुआ, लेकिन मुंबई की सड़क पर असल गैंगवार की शुरुआत हुई एक भयानक वारदात से। उस वारदात से जिसकी कहानी मैंने एकदम डिटेल में सुनाई थी। कहानी शूट आउट एट मुसाफिर खाना की। तो साल 1981 की बात है, जब मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर आधी रात में एक आदमी को सरेआम गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया, और इस वारदात से भारतीय अंडरवर्ल्ड का संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि ये गोलियां चली थी सबीर इब्राहिम कासकर के लिए, और जवाब में जो उठा वो था उसका छोटा भाई दाऊद इब्राहिम कासकर। उस दिन मुंबई के क्राइम के नक्शे पर एक ऐसी नई लकीर खिंच गई कि उस लकीर के दोनों तरफ खून, सोना, हथियार और सत्ता बहने लगा। ये पूरी कहानी जो है शूट आउट एट मुसाफिर खाना, ये मैंने सुनाई है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। बाकी इस कहानी में हम बढ़ते हैं आगे। तो 1980 का दशक भारत में सिर्फ टेलीफोन बूथ, ट्रांजिस्टर और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का दौर नहीं था। ये गैंग वार का असली जन्म काल था। 1980 के बाद दाऊद ने डी कंपनी को नशा, हथियार और हवाला की ट्रेंडिंग कंपनी बना दिया, और जब उसका भाई मारा गया तो वो बदला लेने के लिए करीम लाला के पठान गैंग से भिड़ गया। गली के नुक्कड़ से लेकर बस स्टैंड तक, पुलिस स्टेशन से लेकर अदालत तक हर दिन कोई ना कोई मारा जाता, और जब मारा जाता तो ना पुलिस को फोन आता और ना ही मीडिया कुछ बोलने की हिम्मत करते। 1993 में मुंबई धमाकों के बाद यह साफ हो गया कि दाऊद अब सिर्फ अंडरवर्ल्ड का सरगना नहीं, भारत का मोस्ट वांटेड बन चुका है। लेकिन हर डॉन के पीछे एक दुश्मन भी होता ही है, जो पल पल उससे चुनौती देता है।
और दाऊद की ज़िंदगी में उसका दुश्मन तो उसका जिगरी यार, उसका दोस्त, उसका एक तरह से कहें तो हमसफ़र जो था छोटा राजन, वही आगे चलकर एक जानी दुश्मन बना। तो एक वक्त में कभी साथ रहते थे, उठते भी साथ थे, लेकिन 1993 के बम धमाके ने इस दोस्ती को खून की होली में बदल दिया। राजन ने खुद को हिंदुस्तानी बताकर दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ दी और फिर शुरू हुई शूट आउट्स की वो कहानी जिसमें AK-47 पहली बार भारत की सड़कों पर चली। और इस बात का सबूत है साल 1994 में हुए बीजेपी नेता रामदास नायक की हत्या। और उस गैंग वार के बाद तो इन गैंग के हाथ में इतनी ताकत आ गई कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल किलिंग्स को अंजाम दिया जाने लगा, जैसे कि गुलशन कुमार की हत्या, प्रोड्यूसर राकेश रोशन पर चली गोलियां। गैंग वार में बढ़त पाकर डी कंपनी और उन जैसे तमाम गैंग जो थे वो खुद को इतना ताकतवर समझने लगे थे कि वो खुलेआम कुछ भी करने के लिए खुद को आज़ाद समझने लगे। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद पुलिस चुप नहीं रही। ऑफिसर AA खान की ATS टीम ने जब साल 1991 में लोखंडवाला इनकाउंटर में 7 गैंगस्टरों को सीधा गोलियों से उड़ाया, जो आए दिन मुंबई में होने वाले गैंगवार के लिए जिम्मेदार थे, तो मुंबई को पहली बार लगा कि बंदूक अब सिर्फ गुंडों की नहीं रही। फिर तो 2 दशक में 900 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए और उसके बाद मुंबई में एक खामोशी छा गई। लेकिन क्या ये सबसे बड़ा गैंगवार था? क्योंकि राजन और दाऊद की ये लड़ाई तो 1 दशक से भी ज़्यादा चलती रही थी। तो ये सबसे बड़ा गैंगवार था या नहीं, इसके बारे में तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन 1990 के दशक में जब मुंबई थोड़ा शांत हो रहा था, तब उत्तर प्रदेश के गांवों में जंगल राज का विस्तार हो रहा था। वहाँ पुलिस से ज़्यादा ताकतवर लोग हो रहे थे, जिनके हाथ में AK-47 और पीठ पर नेता का हाथ होता था। तब गोरखपुर में 2 गैंग आपस में भिड़े हुए थे। एक ब्राह्मण का गैंग जिसकी कमान हरिशंकर तिवारी के हाथ में था, और दूसरा ठाकुरों का गैंग जिसके नेता थे वीरेंद्र शाही। दोनों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ठाकुर गैंग को वीर बहादुर सिंह का समर्थन था, वही वीर बहादुर सिंह जो बाद में यूपी के CM भी बने थे। और पंडितों के गैंग के पीछे श्रीपति मिश्रा थे, ये भी बाद में मुख्यमंत्री बने राज्य के। अब आपको ये तो शायद पता ही होगा कि तिवारी और शाही के गैंगवार की चपेट में पूरा पूर्वांचल आ गया था। लेकिन ये शायद याद नहीं होगा कि सालों साल तक चली इस अदावत की वजह से वीर बहादुर सिंह को गैंगस्टर एक्ट लाकर इसे रोकने की कोशिश करनी पड़ी थी। इसी गैंगवार से निकला था श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने फाइनली 1997 में वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी। आपको यह भी याद दिला दें कि इन्हीं हरिशंकर तिवारी ने मुख्तार को अपने संरक्षण में लिया था और उसका आपराधिक जीवन शुरू कराया था। बाद में इसी मुख्तार ने अपना गैंग बनाया और उनके सामने आया ब्रिजेश सिंह। इन दोनों की गैंगवार सालों साल चली। इसी का नतीजा था कि गाजीपुर में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की जान चली गई। तो यूपी के ये गैंग और उनकी गैंगवार कोई मुंबई से कम नहीं थी। फिर आया एक नाम विकास दुबे। कानपुर का ये ब्राह्मण गुंडा पहले जमीन पर कब्जा करता था, फिर चुनाव भी लड़ता था। मायावती की BSP से टिकट पाया, BDC से लेकर जिला परिषद तक चुनाव में अपनी पत्नी को जितवाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब 2001 में बीजेपी मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या उसने थाने के अंदर घुसकर करवाई। लेकिन राजनीतिक छतरी ने उसे जल्द ही बचा लिया। लेकिन असली डर का खेल शुरू हुआ साल 2020 की जुलाई की रात से, जिसे विक्रु हत्याकांड का नाम मिला। अब देखिए, यूपी हो या बिहार, यहाँ मुंबई जैसा कोई गैंगवार सीधे सीधे नहीं होता है। आम लोगों की जुबान में कहूँ तो यहाँ बाहुबल के दम पर ना कांड होते हैं। तो उस दिन बिकरू में क्या हुआ वो भी सुनिए। जब 30 पुलिस वाले विकास दुबे को पकड़ने वहां पहुंचे तो छतों से बरसती गोलियों और धारदार हथियार से 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया गया।
अब देखिए, दो गुटों के बीच होने वाली लड़ाई को ही गैंग वॉर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बिकरू में जो हुआ वो सीधे सीधे कानून पर हमला था। कई पुलिस वालों को विकास दुबे और उसके गुर्गों ने मौत के घाट उतारा। उसमें डीएसपी की बॉडी पर गोलियों के साथ कुल्हाड़ी के भी निशान मिले। यह था आजाद भारत के इतिहास का सबसे भयावह पुलिस हत्याकांड, जिसे एक ऐसे बाहुबली नुमे गुंडे ने अंजाम दिया जिसके सिर पर नेताओं की सरपरस्ती थी। लेकिन इतने बड़े कांड के बाद भी विकास दुबे फरार हो गया और ये खबर सुन देश सन्न रह गया। लेकिन आगे चलकर फिर वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया और इसके अगले दिन ही वो इनकाउंटर में मार गिराया गया। हालांकि इस बात पर बहस छिड़ गई कि क्या ये इनकाउंटर था या स्क्रिप्टेड सफाया, लेकिन न्यायिक जांच ने कहा कोई गलत काम साबित नहीं हुआ। आम लोगों ने भी कहा अपराधी के लिए इंसाफ गोली से आए तो चलेगा और चलना भी चाहिए, किसी भी तरह से इंसाफ होना चाहिए। यूपी से होते हुए अब आते हैं बिहार में, जहां अंडरवर्ल्ड और लोकतंत्र ने मिलकर एक नया शब्द गढ़ा, बाहुबली नेता। यहाँ के कद्दावर नाम थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। रुकिए, सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन नहीं है। कई कहानियों में आप लोग ये कहते हैं, आप लोगों की नाराजगी होती है कि तुम सिर्फ मोहम्मद शहाबुद्दीन की ही बातें करते हैं, और भी बहुत लोग हैं, यादव सिंह, तुम उनकी बातें क्यों नहीं करते, आनंद मोहन के बारे में क्यों नहीं बात करते। तो आज सबके बारे में बातचीत होगी। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि बिहार में जहां अंडरवर्ल्ड और लोकतंत्र ने मिलकर एक नया शब्द गढ़ा, बाहुबली नेता, और यहाँ के कद्दावर नाम थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह और इनके जैसे और इनके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं, पर इनकी बातें सबसे ज़्यादा होती है। सिवान का डॉन शहाबुद्दीन, जिसने पत्रकारों, नेताओं और विरोधियों को दिन दहाड़े मरवाया। पूर्णिया का पप्पू यादव, जिनके ऊपर कई हत्या के मामले थे, यहाँ तक कि अजीत सरकार की हत्या का आरोप भी पप्पू यादव पर ही लगा था, लेकिन फिर भी वो सांसद बने, आज भी हैं। वहीं मोकामा के सूरजभान सिंह, जिसने हत्या के मामले में सजा भी काटी, लेकिन एलजेपी से एमपी बने। और फिर अनंत सिंह का भी नाम आता है, जिन्हें छोटे सरकार कहते हैं, जो हथियारों के केस में जेल भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह विधानसभा में अपनी पत्नी को रिप्लेस कर दिया। 2024 के चुनाव से ठीक पहले अनंत सिंह को 10 साल की सजा के बावजूद भी पेरोल मिल गई और समर्थक पटाखे फोड़ते हैं, स्वागत करते हैं जैसे कोई युद्ध का हीरो लौट कर आया हो। हालांकि आज वो फिर से जेल में हैं, वजह वही गोलियों की आवाज। लेकिन बिहार के राजनीति में और अपराध के बीच दीवार इतनी पतली हो चुकी है कि जेल और विधानसभा एक ही रास्ते में दिखते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग जेल आते जाते रहते हैं जो पूरे चुनाव और सरकार को कंट्रोल कर लेते हैं। रही बात गैंगवार की, तो मैंने पहले भी कहा कि मुंबई से निकलकर यूपी से होते हुए जैसे जैसे हम बिहार में पहुंचते हैं तो गैंगवार का स्ट्रक्चर बदलता है। जैसे मुंबई में गैंग जो है आपस में एक दूसरे को मारते हैं, किस लिए? इलीगल धंधे पर अपना कब्जा करने के लिए और क्राइम से होने वाले कमाई के लिए, जैसे कि वसूली हो, किडनैपिंग हो या इस तरह के और भी जो क्राइम होते, प्रोटेक्शन मनी, इन सभी चीज़ों पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए मुंबई जैसे शहरों में गैंगवार होती है। लेकिन यूपी और बिहार में लड़ाई होती है किसी इलाके पर वर्चस्व के लिए और सत्ता की ताकत के लिए, और इस चीज़ के लिए जो बाहुबली लोग होते हैं वो पुलिस से भी भिड़ जाते हैं। बिकरू कांड की कहानी तो आपने सुनी ही, और बिहार में होने वाले ऐसे कई कांड की कहानी तो मैंने आपको कई बार सुनाई है, फिर चाहे वो भीड़ को भड़काकर डीएम की हत्या हो या फिर प्रतापपुर में शहाबुद्दीन का पुलिस से लड़ाई। तो यूपी का बिकरू कांड हो या फिर तब के सिवान का प्रतापपुर कांड, ये दोनों ही कांड कोई गैंग वार नहीं था, लेकिन एक तरफ गुंडे थे और दूसरी तरफ पुलिस वाले। लेकिन ये जो भी था वो गैंग वार से भी बहुत बड़ा था, जिसने छोटी जगह होते हुए भी पूरे देश का ध्यान अपने तरफ खींच लिया, क्योंकि ये कानून व्यवस्था को खुली चुनौती थी और इसमें चोट खाकर भी पुलिस वालों की ही जीत हुई, गुंडों को घुटने टेकने पड़े। लेकिन पंजाब में जो हुआ वो फिर से एक गैंग वॉर ही है, लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग के बीच। लॉरेंस को पंजाब से निकलकर अपना साम्राज्य फैलाना है,
इसी कोशिश में उसने जैसे ही दिल्ली और हरियाणा का रास्ता पकड़ा, उसकी भिड़ंत हो गई वहां के सबसे बड़े गैंग बम्बिहा गैंग से, जिसकी कमान कौशल चौधरी और अमित डागर के हाथ में है। जब लॉरेंस के लोगों ने, खासकर गोल्डी बरार ने, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली तो कौशल चौधरी ने बदला लेने का ऐलान किया था। आज भी दिल्ली के जेल में बैठे नीरज बवाना और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाता बम्बिहा गैंग से है और वो लॉरेंस के दुश्मन बने बैठे हैं। तो ये गैंग वार तो अभी भी जारी है। तो इसमें सबसे बड़ा गैंग वार कौन सा है? और बाकी देखिए, लॉरेंस का गैंग वार तो अभी भी चल ही रहा है, इसलिए उसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दाऊद और छोटा राजन और हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच की गैंग वार ही सबसे बड़ी गैंग वार है आज तक की। और अगर इन दो ऑप्शन में भी एक किसी ऑप्शन का नाम चुनना, एक बड़े गैंग वार का नाम चुनना है, तो गोरखपुर की इन दो बाहुबलियों की लड़ाई सबसे बड़ा गैंग वार मैं मानूंगा, क्योंकि इनका दायरा सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं था, इतना बड़ा था कि लगभग आधा उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल का कुछ इलाका इसमें शामिल था। और इसमें कितने मामले तो ऐसे हुए कि कभी पुलिस तक भी नहीं पहुंची, जबकि दाऊद और राजन के हर वार पलटवार का रिकॉर्ड मिलता है, क्योंकि वो बड़े शहरों में हो रहा था। बाकी अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कौन सा है वो सबसे बड़ा गैंग वार जो आपको सच में लगता है कि ये गैंग वार सबसे बड़ा है? तो बाकी यही था बिहार, यूपी, पंजाब और मुंबई में होने वाली बड़े गैंग वॉर की कहानी और पुलिस के जरिए उनके अंत की कहानी। लेकिन देखिए, अगर सोचा जाए तो ये एक अजीब इकोसिस्टम बन गया है। लोगों को पता होता है, जो नए लोग होते हैं, जो गैंगस्टर बनने के रास्ते पे निकल जाते हैं, क्रिमिनल बनना चाहते हैं, लॉरेंस जैसा बनना चाहते हैं। आजकल लॉरेंस के सामने ही एक नया आया है, हिमांशु भाव। तो ये एक अजीब इकोसिस्टम बनता जा रहा है, जहाँ लोगों को पता होता है कि अपराध के रास्ते पर जाना मौत को बुलावा देना है, फिर भी रोज नए गुंडे और गैंग जन्म लेते हैं। आज भी गैंग वॉर जारी है और पुलिस इसे रोकने में लगी है। उम्मीद है कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन सभी चीज़ों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी कहानी लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे। और अगर आज इस वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप और भी कैसी कहानी देखना चाहते हैं। यहाँ तक आप अगर पहुँच रहे हैं, ये बात मेरी सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एंड तक मेरी कहानियों को देखते हैं, पंचम प्रकाश की कहानियों को देखते हैं, तो उसके लिए तो आपका धन्यवाद। लेकिन आप लिखिएगा ज़रूर कि आप कैसी कहानियाँ देखना पसंद करते हैं, कैसी कहानियाँ देखना चाहते हैं, मुझसे सुनना चाहते हैं। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे आता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।